नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, प्रत्येक एपिसोड में हम 5 टॉपिक लाते हैं करंट अफेयर्स का, उससे 5 क्वेश्चन तैयार करते हैं, मिलकर समाधान भी ढूंढते हैं और एक प्रश्न मैं अंत में आप लोगों को दिया करता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला प्रश्न देखते हैं एपिसोड 28 का। क्या कहता है? बजट 2025-26 से है, यानी कि जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5 स्टार लगा लेना है। बजट और कहीं भी सर्वे दिखे तो सीधे तौर पर उसको पढ़ जाइए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रश्न को देखने का मतलब है कि उसके कीवर्ड जो क्या है ना, उसको देखिए। क्योंकि यहां पर सिर्फ हमें प्रश्न ढूंढना नहीं है, तौर तरीके भी समझना है कि कैसे प्रश्न को ढूंढें। तो बजट 2025-26 में घोषित दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन है, करेंगे विचार। यह कमांड क्या है, सही है और कितने कथन। ये जो नए पैटर्न का कमांड रहता है आजकल यूपीएससी में आने लगा है, पिछले 2 वर्षों से उस तरह का है। ठीक है, 3 यहां पर स्टेटमेंट है। अब इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं। यह मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो इसका एक टाइम पीरियड दे दिया। चलिए, इस मिशन के लिए बजटीय आवंटन जो है 1000 करोड़ रुपए है। तो 2 चीजें हमें मिला कि इस पर बात करनी है। यह मिशन वर्ष 2029 तक दालों के आयात को समाप्त करने पर केंद्रित है। यानी कि हमारे देश में दालों की जितनी आवश्यकता है, जाहिर सी बात है कि उतना हम खुद से पूर्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है दूसरे से। इससे हमारे फॉरेक्स पर दबाव बढ़ता है ना, हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर इसके मिशन पर ही देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दलहन आत्मनिर्भरता। यानी कि हम लोग खुद से दाल उपजाएं, और खुद से दाल उपजाएंगे, हमारे पास फिर सरप्लस भी हो जाएगा, तो हम निर्यात कर पाएंगे। अपना तो पूर्ति हो ही जाएगा, निर्यात भी करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो आयात करने की चीजें हैं ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो क्या इसका टारगेट 2029 तक हम लोगों ने रखा है, ये यहां पर बातें की जा रही है। मामला समझ में आ गया। सबसे पहले इस विषय में कुछ समझ लेते हैं, ताकि हम इस पर फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसके उद्देश्य को सबसे पहले समझिए कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि इस मिशन के नाम में ही है कि दालों के उत्पादन में किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर बन जाए। हम लोग मतलब भारत के हमारे किसान, है ना, वो आत्मनिर्भर बने, हमें बाहर से खरीदने की आवश्यकता ना हो, हमारे पास अपनी आपूर्ति करने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से खुद दाल होना चाहिए। तो एक चीज तो यहां पर हो गया, इसका उद्देश्य समझ गए। दूसरी बातें अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें है क्या, समय अवधि इसका कितना रखा गया है, तो यह 6 वर्ष के लिए तय किया गया है। ठीक है, कि 6 वर्ष तक हम ये टारगेट रख के चलते हैं कि हम ये कर लेंगे। यहां पर है कि यह मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया है, तो यह गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर यदि 6 वर्ष होता तो ये सही होता। पहला मामला समझ में आ गया। अब यहां पर बजट के आवंटन को लेकर के चर्चा किया गया है। तो दालों के उत्पादन में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और समय अवधि जो 6 वर्ष रखा गया है, तो 6 वर्ष तक कैसे हमें काम करना है, इसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में जो राशि आवंटित की गई है वह 1000 करोड़ रुपया है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है 1000 करोड़ रुपये की बात करता है, तो यह सही हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यह मिशन वर्ष 2029 तक दालों के आयात को समाप्त करने पर निश्चित तौर पर टिका हुआ है। क्योंकि हमने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, तो आत्मनिर्भर हम बनना चाह रहे हैं, समय अवधि हमने 6 वर्ष का रखा है। तो हमने एक टारगेट रख लिया है कि हमारी जितनी भी डिमांड है अपने मार्केट की, वह 2029 तक हम पूरा कर लेंगे। यानी कि भारत की जो निर्भरता दूसरे देशों पर है, जो आयात करने पर भारत की निर्भरता है, वो हम 2029 तक समाप्त कर देंगे। तो यानी कि यह भी जो है स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया था सही और कितने, तो देखिए एक यहां गलत हो गया, 1 और 2, 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो हम बी विकल्प के साथ चलेंगे, केवल 2। मामला समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट का मामला तो हो ही गया, साथ ही एग्रीकल्चर से भी जाकर के ये जुड़ गया, और इसके अलावा देखेंगे तो एक मिशन भी हो गया, यहाँ पर एक योजना मिशन जो कह लें आप, ये हो गया। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल हो गया ये प्रश्न, ये टॉपिक। और मल्टी डायमेंशनल टॉपिक जो होता है यूपीएससी
नजर वहीं रखता है, वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है ना। तो पीवाईक्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे हजारों पीवाईक्यू को जब आप समाधान कर लेंगे, आपको ये अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दूसरे पर। खबरों में रहा सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? कंट्री का नाम पूछा गया है, सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र। तंजानिया, सोमालिया, नामीबिया और अल्जीरिया, ये 4 है। ठीक है, अब यहां पर ये तो हम बात करेंगे कि किस देश से है। जब अगर बात करेंगे तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है, इसका संबंध तंजानिया से हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा समझिए। देखिए, प्रतिवर्ष जो है सेरेंगेटी संरक्षित क्षेत्र से केन्या में मसाई मारा रिजर्व की ओर नए चारागाह की तलाश में जो है जेब्रा या जो अन्य जानवर होते हैं, उनका प्रवास होता है। तो पृथ्वी पर स्तनधारियों का सबसे बड़ा प्रवास इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ लेता है तो आपको ये जानकारी भी होना चाहिए, अन्यथा यहां पर अगर देश का नाम पूछेगा, अगर सीधे तौर पे, कई बार हो सकता है फैक्चुअल ही आ जाए, तो तंजानिया आपको ध्यान में रखना है ए विकल्प के साथ। तीसरा प्रश्न चलते हैं, देखते हैं इस पर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है कौन से कथन? ठीक है, इतनी बातें हैं। यहां पर ध्यान देखना है, कितने नहीं पूछा गया है, कौन से कथन आपसे पूछा गया है। 2 कथन यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, कीवर्ड निकालते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। 2 फैक्ट हमारे पास है, एक ईयर को लेकर के और दूसरा पूछा गया है कि क्या इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है कि मोटो क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों का प्रबंधन करना, जो टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में, उसको सही से मैनेजमेंट करना, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कितने कथन सही हैं। तो सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के विषय में। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करने के लिए जो टाइगर फोर्स होता है, उसके गठन की सिफारिश की गई और वर्ष 2005 में एनटीसीए का गठन किया गया। तो एक फैक्ट तो आपको यहीं से पता चल गया कि 2005 होगा, लेकिन फिर भी ये पूरा स्टेटमेंट सही नहीं हुआ है। ये अधिनियम भी हमें जानना पड़ेगा कि इसके तहत क्या क्या गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है या संवैधानिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सांविधिक निकाय है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, फिर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये आपका मंत्रालय ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में विभिन्न जो बाघ अभ्यारण्य हैं ढेर सारे, उनका संरक्षण करना। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि ये अधिनियम तो है ही सही और उद्देश्य जो है यह भी सही नजर आया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कौन से कथन सही है, तो हमें फिर चलना पड़ेगा सी के साथ। 1 और 2 दोनों ही कथन यहां पर सही नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चौथे पर, ब्रासीलिया घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसको ठीक से देखना है कि ब्रासीलिया घोषणा पत्र, सबसे पहले इसके विषय में हम लोग समझेंगे कि क्या यह महिला सशक्तिकरण से है, दिव्यांग सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा या फिर सड़क सुरक्षा। ठीक है, तो इसको लेकर के देखेंगे। भारत में आप जानते हैं ना, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है, जो किस तरह से दुर्घटना होता है, रोड पे एक्सीडेंट होता है, ये सारी बातें की जाती है। अब ब्रासीलिया घोषणा पत्र की जब चर्चा करेंगे तो आपको मेरा ये इंट्रो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा। देखिए, वैश्विक स्तर पर यह काम हुआ है। ब्रासीलिया घोषणा पत्र एक वैश्विक स्तर पर किया गया पहल है और ये पहल किससे संबंधित है, तो सड़क सुरक्षा से संबंधित। और वर्ष 2015 में आपको ये ध्यान रखना है कि 2015 सड़क सुरक्षा और ब्रासीलिया घोषणा पत्र, इसको इसलिए कहते हैं कि ब्रासीलिया में ही यह घोषणा पत्र लागू किया गया है ना। इस घोषणा पर ब्राजील में आयोजित जो हुआ था सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। और जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे, तो परिवहन में किस तरह से वो सुधार कर सकेंगे, जैसे कि पैदल चलने वालों के लिए साइकिल चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए किस तरह से परिवहन नीतियों में बदलाव किया जाएगा।
अब आपसे एक चीज और पूछा जाएगा, क्या भारत ये ब्रासीलिया घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको जवाब देना है कि हाँ, भारत इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता एक देश है। तो ये इसका इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अब तक आप प्रश्न समझ ही गए होंगे कि इसका जवाब जो है सड़क सुरक्षा है। ये ब्राजील में हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब 5वें पर चलें। तदर्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली चीज है यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में, और फिर कहा गया है कथन सही है कौन से, कितने नहीं कौन से। दो स्टेटमेंट है। संविधान के अनुच्छेद 224 ए में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अभी देखेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल, ध्यान दीजिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। और जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है केवल, इस पर ध्यान देना है नियुक्ति को लेकर के, क्योंकि ऐसे शब्द जो होते हैं ना वो पूरा प्रश्न का मतलब बदल देता है। आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहां पर हम लोग ये समझेंगे। अब सबसे पहले तदर्थ न्यायाधीश के विषय में समझते हैं। देखिए, संविधान 15वां संशोधन अधिनियम की अगर चर्चा करेंगे तो ये कब आया था, कब हुआ था? 1963 में। 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में हुआ था। इसमें कुछ अनुच्छेद की बात की गई, और उसी के तहत यहां पर ये आपको दिख रहा है 224 ए। इसमें जो है तदर्थ आधार पर उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ऐसी नियुक्तियां जो होगी वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति दोनों की सहमति आवश्यक इसमें होगा। ये बात ध्यान रखना है, यानी कि जो भी उस वक्त प्रेसिडेंट होंगे देश के, उनका भी उसमें स्वीकृति चाहिए, और नियुक्तियों के लिए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी भी उसमें सहमति चाहिए। इन न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित जो भी भत्ता होगा वो भत्ता इसमें दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर रखा गया है। अब यहां पर ये चीजें देखेंगे तो अनुच्छेद 224 ए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर एक बात आपसे और पूछा गया है कि नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, यहां देखना है, या कहीं और भी। तो देखिए, तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं केवल उच्च न्यायालयों में ही नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान देना है, यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, जो कि गलत फैक्ट है। होना क्या चाहिए, हाई कोर्ट। बस यही पर गड़बड़ है, इसलिए केवल वाला मामला पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर यह चीजें ध्यान रखना है कि उच्चतम और अधीनस्थ न्यायालयों में इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई प्रावधान या नियम अभी तक उपलब्ध नहीं है, ना ही यहां पर अनुच्छेद 224 ए इस तरह की बातें करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला हो गया सही, दूसरा गलत। तो इस आधार पर हमें चलेंगे कौन सा कथन सही है, केवल एक ए विकल्प के साथ फिर हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। अब आज का प्रश्न आपके लिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध का निषेध किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न आ चुका है, मैं तो कहूंगा इसको 5 स्टार लगाइए। और ये जो टॉपिक होने वाला है ना, ये टॉपिक पूरा पढ़ जाइएगा जाकर के, जो आप नोट्स अपना पलटना और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। यहां से प्रश्न आने की इस बार पूरी संभावना रहेगा इस टॉपिक से। ठीक है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य, जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, क्या और आपको चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। प्रश्न का जवाब प्रत्येक दिन जरूर दीजिए, अपने तैयारी को और भी धारदार बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।